Okay, so a very good evening to all of you. So here we with us is yet another topper of NABARD 2023, and we will know more about this examination, how she prepared, and she will also give better insights that what actually happened in the process and how she maintained the overall motivation for the examination. So first of all, Shriyanshi, congratulations from my side for making it to the final select list of 2023. Your Thank, dream comes true. thank you, sir. Thank you very much. I have prepared a list of 10 questions for you, Shriyanshi, to be very specific so that everybody can know. Actually, the problem areas are very specific. I will not go here and there, and I will ask you the specific things that where student actually faces the difficulties, and you are in the right position to tell those things, and you will break certain myths also regarding this examination today. First question I have taken for you is fresher cannot qualify this examination. It's a not a cup of tea for the freshers. 2-3 साल experience होगा तभी आप निकाल सकते हैं. What is your take on this? सर इन माय एक्सपीरियंस सर जो रीजन है इस मिथ के बिहाइंड वो ये है कि ये जो एग्जाम्स हैं दे रिक्वायर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड अलोंग विद दैट द राइट स्ट्रैटेजी जो कि यूजुअली फ्रेशर कैंडिडेट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लगा पाते हैं इधर दे लैक ऑन द हार्ड वर्क और दे लैक ऑन द स्ट्रैटेजी साइड सो अगर आप इन दोनों चीजों को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लें और उसको बिल्कुल सीरियसली अटेम्प्ट करें एग्जाम को ये बिना सोचे अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं इट इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट है अगर जहां आपने सोच लिया कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है अभी तुम्हारे पास टाइम है तो आप नहीं कर पाएंगे यू हैव टू अंडरस्टैंड सीरियसनेस ऑफ द एग्जामिनेशन और सही बिल्कुल गाइडेंस एंड सही हार्ड वर्क देना है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सो इट इज totally possible to crack it in your first attempt. I am an example and अब होते भी हैं लास्ट ईयर भी मैंने देखा था काफी लोग यंग थे एंड इस वजह से मुझे भी लगा था कि आई एम आल्सो परफेक्टली कैपेबल एंड एवरीवन एल्स इज आल्सो परफेक्टली कैपेबल. Right. One punchline has been given by Shriyanshi. कि अब सोचिए ही मत. Do not think that is your first attempt, second attempt. Give your 100%, right? Yes sir. If you'll Yes. give it, right, the things will come in your favor. Himmate बढ़ते मदते खुदा. One line is there. If I can recollect correctly. आप मेहनत कीजिए, आप हिम्मत कीजिए, भगवान जरूर आपका साथ देंगे, right? Yes sir. Yes sir. Okay. One more thing is Shriyanshi that एक और myth है कि आपके पास यूपीएससी का बैकग्राउंड होना चाहिए तभी आपको आंसर राइटिंग आएगा एंड देन ओनली यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. जिनको यूपीएससी का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. आप क्या सोचती है? व्हाट डू थिंक ऑन दिस? सर जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है सर वो प्रैक्टिस रिक्वायर करती है किसी भी टाइप का बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर करती है तो अगर आप बहुत ज्यादा मैंने इस लाइक ये भी टाइपिंग होती है इट इज अ न्यू काइंड ऑफ आंसर राइटिंग आप आंसर राइटिंग तो सेम रहती है बट बिकॉज इफ यू हैव टू टाइप आंसर्स हियर तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी अ वेरी बिग फैक्टर मे बी थोड़ा हेल्प कर सकता है बट इट इज पॉसिबल विदाउट दैट ऑल्सो एंड एक फॉर्मेट होता है ये सबको पता होता है आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है जो हर जगह सेम होता है बट मैटर यहाँ पे न्यू है एंड आपको मेन है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है आंसर राइटिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बट इट इज नॉट अ डिबिलिटेटिंग फैक्टर इन एनी वे. राइट राइट. मेहनत कीजिए, थिंग्स कैन बी इन योर फेवर, राइट? यस सर. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिक टू यू. एक और डर है स्टूडेंट्स के मन में जिन दोज आर नॉट फ्रॉम द एग्री बैकग्राउंड, राइट? एग्रीकल्चर है, आई डू नॉट नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट? So what do you think this fear of ARD? So how do you tackled? What do you think of this? The fear of agriculture, especially for the non-agri background students. सर मैंने सर जनरलिस्ट में अपेयर किया है एंड सर मैंने जो सिलेबस पढ़ा था आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. द थिंग इज आपको एग्रीकल्चर इज इट इज नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री. हम लोग 11th 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है जिसमें हम लोग को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है या बहुत ज्यादा समझना पड़ता है. वो आप एक फैक्टर है आपको थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में क्योंकि चीजें नाबार्ड में चीजें बहुत डेटा ओरिएंटेड बहुत पूछी जाती हैं एंड बहुत डेप्थ में पूछी जाती है एआरडी स्टैटिक्स में से. तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. मेरा था ऑलरेडी उस एरिया में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया था सब स्पीशीज पढ़ने में एंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने में एंड सब
टेक्निक्स पढ़ने में, तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करिए. इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट, क्योंकि आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा जिसके लिए आपको रिक्वायर होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट. तभी आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाएंगे उसके. वरना इट विल, अगर आप पहले से सोच ले कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल नहीं है. बस डोंट थिंक ऑफ इट एज मोनोटोनस. ये चीज है, आप तो उसमें इंटरेस्ट जगाइए तो इट विल बी वेरी इजी टू टैकल. How many times you revise the things agriculture? क्योंकि मान लिया आप for you also it's a new subject maybe. So Yes. how do you used to revise this agriculture? मतलब कितने बार आपने revisions करी मेंस लिखने से पहले या पेरेंट्स लिखने से पहले? सर मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो आई थिंक 3 मंथ्स एटलीस्ट लगा था. और ज्यादा लगा था आई नो, क्योंकि मैं थोड़ा स्क्रैच से कर रही थी, मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में भी पढ़ने लगी थी. हम्म. बट उसके बाद मैंने रिविजन्स 3 या 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आई थिंक किया है. अ, अब आई थिंक मैंने सेकंड रिवीजन के बाद मैंने एक अपने नोट्स बना लिए थे. दे वर अराउंड 40 पेजेस नोट्स, एंड मैंने उनको ही बार बार रिवाइज किया एंड दैट इज वेरी नेसेसरी. जो कि बाद में काम भी आया, क्योंकि जब आपको स्मॉल डिटेल्स पढ़नी होती है, मैं बात को खास करके मेंशन करूंगी कि एआरटी स्टैटिक के नोट्स बनाने में प्लीज डोंट बी लेजी, बिकॉज वो एग्जाम के एंड में आपको इतना बड़ा यूज देगा. क्योंकि आपको जब सेम फिगर्स बार बार देखने होते हैं, देन यू कैन नॉट पिक अप दैट होल पाइल ऑफ योर नोट्स. तो अगर आपके पास 30-40 पेजेस के कंसोलिडेटेड नोट्स हैं, तो रिविजन्स वुड बी वेरी इजी. एंड सब लोग नहीं करते हैं, सब लोग ये नोट्स नहीं बनाते हैं, Right. डिस्पाइट हर हर वीडियो में हम लोग को बोला जाता है कि एआरटी हम्म. स्टैटिक के नोट्स जरूर बना लीजिए, बट लोग नहीं बनाते हैं. तो अपने पर्सनल कस्टमाइज नोट जरूर बना लीजिए. 30-40 पेजेस के हार्डली बनेंगे अगर आप बिल्कुल सही मैटर जॉट डाउन कर रहे हैं. एंड फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल ना बनाइएगा, यू विल नोट एवरीथिंग रॉन्ग. मैंने सेकंड के बाद बनाया था, तभी सही बना था, तभी मैंने सही चीजें नोट भी करी थी. एंड इस वजह से रिविजन्स बहुत अच्छे से हो गए थे. See, one thing she told very clearly, and it all should take into consideration, customized notes. ठीक है. See, everybody has a different capability. Shuryanshi has different capability. I have different capability. Ram has different. Shyam has different capability. तो आपको खुद के नोट्स खुद बनाना है. ऐसा नहीं है कि if you read the Shuryanshi notes आप कर जाएंगे एग्जामिनेशन. Yes, sir. राइट. Yes, sir. आपको क्या चीज याद आ रहा है, आप क्या चीज बोल रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स बने. दैट विल बी वेरी यूजफुल. तो Yes. लिखोगे जितना याद रहेगा उतना. राइट. So that is very good insight, Shreyanshi, from you. Now coming on to after the phase one was over, अब जब हम phase two की ओर move on करते हैं, so there is different pattern of examination. आपको subjective भी cater करना है एक side, आपको objective भी करना है. During prelims you are only practicing objective. So now how do you balance your time for the subjective and objective? What was your strategy? ओके सर, ऑब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. तो प्रीलिम्स के बाद, फेज वन के बाद मैंने सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना चालू कर दिया था. बट मैंने फेज वन के बाद ही नहीं स्टार्ट किया था, मैं पहले से स्टार्ट कर चुकी थी ऑलरेडी. जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ती थी, तो मैं जब पढ़ती थी तो मैं साथ में आंसर राइटिंग भी करती रहती थी. जो मैंने फेज वन के बाद किया है, वो मैंने किया है टाइम अकॉर्डिंग आंसर लिखना स्टार्ट. जो इस वजह से वो बिल्कुल न्यू नहीं था. तो अगर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हाँ, मैं फुल डे ऑलमोस्ट आंसर्स लिखती थी. एंड 2-3 आवर्स में रखती थी बस ऑब्जेक्टिव फिर से रिवाइज करने के लिए, क्योंकि उसको रिवीजन कंसिस्टेंट जरूरी है. वरना अगर आपने एक महीना भी उसको थोड़ा सा गैप ढील दे दी, तो वो चला जाएगा, बहुत इजीली स्लिप हो जाएगा. बिकॉज अगेन आई विल टेल यू, दे आर डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस, है ना. तो वो आपको रोज रखना है अपने में. बट 2-3 आवर्स मैं Right. ऑब्जेक्टिव रिवीजन के लिए रखती थी. स्कीम्स वगैरह, फिर हाँ थोड़ा न्यू भी ऐड होता है, बिकॉज एक और मंथ की स्कीम आ जाती है. एंड बट उस पर बहुत ज्यादा नहीं फोकस करना होता है, क्योंकि बात ये भी लोग कहते थे कि फेज वन के बाद लोग नहीं, मतलब नाबार्ड नहीं उतना क्वेश्चन उसमें से लेता है आगे के. बट सेफ साइड रहने के लिए मैंने थोड़ा सा कर लिया था, क्योंकि कोई सर भी बस किसी से भी Right. अगर पूछते थे तो कोई 100% गारंटी नहीं देता है. तो आ भी सकता है, तो थोड़ा सा आप कर लीजिए. बाकी हाँ, मेन फोकस आप करिए अपनी आंसर राइटिंग पे, टाइम ओरिएंटेड करिए, एंड बिल्कुल लॉन्ग आवर्स सेट करके उसकी प्रैक्टिस करिए. तो हाँ, एटलीस्ट आप 80-20 का रेशियो मैंने रखा था टाइम के हिसाब से. Okay, good. Uh, how many answers you usually use to write? मतलब lump sum, not exact. How many answers आप लिखते थे during after phase one practice करने के लिए? सर फेज वन के बाद मैंने बहुत एक्सेलरेटेड वे में स्टार्ट कर दिया था. आई थिंक आई वाज राइटिंग अराउंड एटलीस्ट 10 आंसर्स पर डे.
टाइम के हिसाब से मैंने काफी आंसर्स लिखे हैं। इनफैक्ट मैंने सर से बात भी करी थी एक बार, तो सर ने कहा था कि बहुत ज्यादा भी ना करो, क्योंकि सर आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, मैं कहती कि मैं इस टाइप के भी क्वेश्चंस कर रही हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन, सीट्स के बारे में मैं कुछ पूछ रही थी आपसे, तो आप कह रहे थे कि इतने ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा वैसे सोच के करो। उसके वजह से फिर मैंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया था। बट हाँ, वो चीज मेरे को फायदा बहुत करी थी, क्योंकि हम्म एग्जाम में टाइम प्रेशर में जब आपको आंसर्स लिखने होते हैं तो आपको एग्जैक्टली वो नहीं याद आता है जो आपने पढ़ा होता है। आपकी बस उंगलियां चलने लगती हैं अगर आपकी बहुत अच्छी हम्म प्रैक्टिस हो। और वहां पे थोड़ा टाइम प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वहां पे इंटरफेस बहुत टफ होता है। आप घर राइट पे बहुत इजीली प्रैक्टिस करते हो, वो इंटरफेस टफ होता है। इसलिए काफी प्रैक्टिस करिए। फेज वन के बाद तो बस आप आंसर 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 पर डे लिखिए, बहुत सारे लिखिए, तो अपने आप वहां पे आपको बहुत आराम रहेगी इन द एग्जाम रूम। राइट सो राइट दिस इज अ गुड मैसेज बाय हर टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स। मेहनत करने से पीछे मत हटिए। इतना मेहनत करा है श्रेयांशी ने तभी रिजल्ट आया है। सो इट्स डू नॉट थिंक कि हो जाएगा, राइट? हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाता है। प्रैक्टिस करोगे तभी इट विल कम इन योर डायरेक्शन, बिकॉज वो टाइम नहीं मिलता है एज शी सेड इन द एग्जामिनेशन। दैट्स यस वेरी सर। गुड सजेशन फ्रॉम हर। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। Word limit को लेके what was your scenario in the real examination? 600 400 words, so you have satisfied 600 400, or what was your take in real examination? सर मैंने जो प्रैक्टिस करी थी, तो मैंने ये सोच के प्रैक्टिस करी थी कि 400 ऑल आंसर्स मैं कर लूंगी। 600 में भी हम्म 400 कर दूंगी और 400 में भी 400 कर दूंगी, ये मैंने एवरेज लेके चला था। बट जबकि मैंने कोई भी आंसर अपनी प्रैक्टिस में 600 वर्ड्स का नहीं लिखा है, एक भी। बट फाइनल एग्जाम में मैंने लिख लिए थे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिस्क्रिप्टिव आ गए थे। लाइक एक क्वेश्चन था हम्म एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर। इट वाज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। वो हर एक, उसके 3 पार्ट्स थे, एंड वो हर एक पार्ट बहुत डिस्क्रिप्टिव था। तो फिर वहां मैंने किसी तरीके से, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी थी, इस वजह से मैंने उसमें 600 लिख हम्म लिया था। एंड आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब में टाइम वर्ड लिमिट सेटिस्फाई कर दी थी। बट आई थिंक इट इज नॉट मैंडेटरी टू सेटिस्फाई द वर्ड लिमिट, बिकॉज कई बार मैंने सुना है कि लोग काफी काफी कम भी लिखते हैं, 400 मतलब 600 में 400 भी लिख लेते हैं। तो क्वालिटी पे, हाँ, आई वुड टेल दैट क्वालिटी पे हम्म फर्स्ट फोकस दें। राइट एंड उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं सो इट इज गुड, वरना तकरीबन 400 में अगर आप 300 तक लिखें एंड 600 में अगर आप 400 तक लिखें, तो भी आई थिंक इट इज नॉट अ कॉज ऑफ वरी। राइट राइट My next question would be, Shriyanshi, see, material is available everywhere. Google करो, if you'll get so many things to study. यहाँ वहाँ materials की कमी नहीं है. How do you see the role of a mentor in the entire process? एक motivation factor, एक confusion factor हमेशा रहता है. How do you see the role of a mentor in the entire process of this examination? सर सर आप सही बात बोल रहे हैं कि मटेरियल जो इतना बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टिक टू योर मटेरियल्स। एंड अगर आप किसी को भी ट्रस्ट करते हैं, किसी भी मेंटर को ट्रस्ट करते हैं कि ये सही डायरेक्शन इस वे में दे रहे हैं, तो आप उनके ऊपर टोटली ट्रस्ट करिए। फिर बहुत ज्यादा ना सुनिए, है ना। मैंने बहुत चीजें कंफ्यूजन होने लगती थी कि ये भी बहुत अच्छे हैं, इनके भी सोर्स बहुत अच्छे हम्म हैं, क्या ये भी कवर करूं मैं। बट फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो इट वाज क्रिएटिंग अननेसेसरी फियर इन मी। सर से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है मुझे, स्पेशली बिकॉज सर का जो है वो काफी पर्सनलाइज्ड वो होता है, मेंटरशिप होती है। इज ऑलवेज अ कॉल अवे। एंड आप कॉल करो तो काफी, स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन कि ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में जो है मुझे काफी सर से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली थी। मैं उसके बारे में बहुत फेयर कर रही थी, क्योंकि हम लोग एआरडी स्टैटिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इस वजह से एआरडी डिस्क्रिप्टिव मेरे लिए इजी था। बट क्योंकि ईएसआई स्टैटिक हम लोग उतने अच्छे से नहीं करते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में उसकी भी इक्वल वेटेज हम्म होती है, इट ऑल्सो कैरीज 25 मार्क्स। सो उस वजह से मुझे मैं बहुत ज्यादा फियर था ये ईएसआई डिस्क्रिप्टिव को लेके। बट मैंने कुछ डेज पहले, नहीं, फेज वन के बाद मैंने सर से बात करी थी, तो सर ने लाइक 10 टॉपिक्स बताए थे। आई डोंट नो सर आपको याद है कि नहीं, आपने 10 टॉपिक्स बताए थे। हम्म एंड जो 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए सर, मैंने उन दोनों टॉपिक्स में, थर्ड मुझे याद नहीं कि वो भी था कि नहीं, आई थिंक थर्ड वाला भी था, बट जो 2 मैंने किए थे वो उन्हीं में से आए थे। सो वो चीज, वो वाली मेरी हेल्प
वो आपकी एडवाइस बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करी, क्योंकि मैंने फिर उन टॉपिक्स पे खास ध्यान देना चालू कर दिया था। बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं बिल्कुल भी ब्लाइंडली नहीं डिफेंड कर पा रही थी, क्योंकि मन में फियर रहता है कि अगर आ गया तो, अगर आ गया तो वो बहुत ज्यादा अच्छा आपको मिल गया। मुझे वो एडवाइस बहुत अच्छी लगी थी सर की। एंड ऑल्सो आई विल मेंशन माय सिस्टर, शी आल्सो हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली इन स्ट्रेटेजाइजिंग, बिकॉज अगर कोई पर्सन आपको पर्सनली जानता है राइट। तो वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देता है। सो आई वुड टेल कि आपको किसी भी पर्सन से अगर बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस मिल पा रही है, एंड यू नो दैट पर्सन की हाँ वो अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज वो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं नहीं तुम यहाँ राइट। गलत जा राइट। रही हो, यहाँ पीछे जाओ। ओके, सो इट विल बी वेरी गुड, पर्सनल मेंटर इज वेरी गुड। राइट। 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 एक कॉन्वर्सेशन होते रहता है किसी के साथ, तो थिंग्स यस, आर लाइव, राइट? lively. पहचान that's जाता है इंसान। that's a good thing you told, that if your siblings, उनके साथ डिस्कस कीजिए, राइट? वो याद रहेंगे हमें ज्यादा टाइम तक। वेरी गुड। यस सर। माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू यू श्रेयांशी, करने को बहुत कुछ है, व्हाट थ्री थिंग्स वुड यू सजेस्ट नॉट टू डू? सर, फर्स्ट आई वुड टेल कि सोर्सेस पे अननेसेसरी वरी नहीं करनी। ये चीज की जो मैंने करी थी, वो अननेसेसरी का फियर मेरे अंदर क्रिएट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, पीआईबी हम लोग को कवर करना होता है सोर्स, तो मैंने पहले एक दूसरे सोर्स से करना चालू कर दिया था। फिर मैं देख रही थी कि दूसरे लोग तो इस वाले सोर्स की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, एंड मैं देख रही थी कि इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं। तो वो एक अननेसेसरी का फियर क्रिएट कर रहा था मेरे अंदर, जो कि मेरे पोटेंशियल को डैम्पन कर रहा था। सो बहुत ज्यादा राइट। सोर्सेस पे ना करिए। जीए के लिए एक मटेरियल पकड़िए, स्कीम्स के लिए एक मटेरियल पकड़िए, रिपोर्ट्स के लिए एक मटेरियल पकड़िए। डोंट कवर द सेम थिंग फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्स। कुछ लोग मैंने देखा है वो करते हैं, और टेलीग्राम पे लोग इस टाइप की बातें करते रहते हैं। तो मैंने तो अलग हो गई थी मैं उस टाइप के ग्रुप से। आप बस एक सोर्सेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। सेकेंड थिंग इज, आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखनी है। कई बार लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन आजकल नहीं आ रहा है, मोटिवेशन आजकल नहीं आ रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन बीइंग ऑल टाइम मोटिवेटेड नहीं रहता है। मैंने तकरीबन एक साल इसके अंदर लगाया है इस एग्जाम में। एंड व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, आई वाज वेरी 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 मोटिवेटेड। बहुत चीजें सब बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रही हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, फुल डे आराम से पढ़ ले रही हूँ। बट धीरे धीरे आप जब आगे जाते हो, तो जब आप सेम चीज फिर बार बार पढ़ते रहते हो, तो फियर थोड़ा अंदर आने लगता है, मोटिवेशन आपका कम होने लगता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि मोटिवेशन ऑल टाइम हाई नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी को आपको ऑल टाइम हाई करना है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जो पर डे बिल्कुल मोटिवेटेड फील करे। आप नहीं फील कर रहे हो तब भी बैठो, पढ़ो, अपना डे लगाओ, और अच्छे अच्छी क्वालिटी का पढ़ो। ठीक है, तो मोटिवेशन पे डिपेंडेंट ना रहो कि आज मैं मोटिवेटेड नहीं फील कर रही हूँ तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। आपको पढ़ना होगा। Consistency is the main thing in this examination. And third, I would like to say कि uh, अपनी पार को आप समझिए। जैसे आप सर स्टार्टिंग में मिथ्स की बात कर रहे थे कि फ्रेशर नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यूपीएससी के लोग होने चाहिए, एग्रीकल्चर के लोग होने चाहिए, इस टाइप की चीजें। तो कोई भी, आप बस ये देखिए कि नाबार्ड ने एक 21 ईयर ओल्ड को अलाउ किया है कि वो बैठ सकता है एग्जामिनेशन में, मतलब एक 21 ईयर ओल्ड क्रैक कर सकता है ना। मैं भी कई राइट। बार देखती थी इस टाइप की वीडियो की, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, इन्होंने तो यूपीएससी में इंटरव्यूज दिए हैं। एंड इंटरव्यू में आई रिमेम्बर जब मैं पैनल रूम में बैठी थी, तो बहुत ज्यादा लोग मुझे इस टाइप के दिख रहे थे कि मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, मैंने एक इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का। तो मैं तो वहां से भी सर कोने में बैठ गई थी। मेरा जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ मैं किसी से कुछ भी बात नहीं करी। मैं थी कि मुझे पता है मैं टोटली कैपेबल हूँ, मैं करने के लिए वेरी कैपेबल गुड। हूँ, मेरे अंदर राइट पैशन है, इसके लिए मैंने करेक्ट हार्ड वर्क की है। तो मैं एज एन इंडिविजुअल एक सीट डिजर्व करती हूँ। आई डोंट नो कि आगे और कितने लोग हैं, मेरे आगे आसपास कितने लोग हैं, मैं एक सीट डिजर्व करती हूँ, मैं एक सीट लूंगी। तो बस ये चीज है कि अपनी पार को बहुत ज्यादा फोकस करिए। आपके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, डोंट फोकस ऑन योर कॉन्स। सबके कॉन्स होते हैं, मुझे भी लग रहा था कि स्टार्टिंग में लगता था कि आई एम नॉट, मेरी एज नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्या है नहीं है मुझ में। बट डो ओनली एंड ओनली फोकस ऑन योर प्रोज। ओके, सबके प्रोज होते हैं, आप अपने प्रोज पे फोकस करिए। अगर आप एज एंड एजुकेशन में एलिजिबल है तो आप कर लेंगे। राइट। एज फार एज आप अननेसेसरी के फियर्स अपने अंदर नहीं डेवलप कर रहे हैं। सो दीज थ्री थिंग्स आई थिंक ऑन द टॉप ऑफ माई हेड आई वुड लाइक। राइट। एंड बहुत ही अच्छा कहा आपने। एंड लास्ट व्हाट यू सेड ना, इट विल रियली मोटिवेट द एस्पिरेंट्स फॉर द कमिंग 10 years.
राइट? 10 साल के बाद भी आप देखोगे अपने इस वीडियो को यूट्यूब में आके दोबारा, तो दिस विल डेफिनेटली मोटिवेट द कमिंग 10 years कि नहीं, आई एम फ्रेशर, I can also do this if I'll do the hard work, right? So very good, Shriyanshi. I also get motivated by listening to it. बाकी 24 वाले तो मोटिवेट होंगे ही होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे. My last question to you बस, Yes. इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस रहा? How was your experience in the interview? Sir, interview was a very great experience for me. सर मेरी लाइफ का one of the best experience था, मैं ये कह सकती हूँ. Because first thing, the panel was great. It was very great. They were so cordial and they were making me feel so comfortable कि हम लोग सब लोग पैनल रूम के बाहर इतने टेंस बैठे थे, बट अंदर जाते ही बिल्कुल आपका नेचुरल सेल्फ बाहर आ जाता है एंड यू फेल्ट, मतलब नेचुरल सेल्फ वाइल रिमेनिंग फॉर्मल. बहुत ज्यादा अच्छा था. एंड ऑल तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था मेरे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी कि मुझे लग रहा था क्योंकि इकोनॉमिक्स की मैं हूँ, तो इकोनॉमिक्स से अक्सर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, इन लोगों से टेक्निकल क्वेश्चंस पे फोकस किया जाता है. मैंने देखा भी था ट्रांसक्रिप्ट्स में लोग फोकस कर रहे हैं, बट मेरा नहीं गया था वैसा. मेरा इट वॉज वेरी जनरल था. मेरे इंटर्नशिप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए एंड मैं डिबेट करती थी स्कूल में, सो मुझसे एक डिबेट कराया गया ऑन द स्पॉट. एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी हाईलाइट पॉइंट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग. वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था मेरे इंटरव्यू का, बिकॉज जो वो डिबेट मेरा निकला था, इट वाज वेरी इम्प्रॉम्प्टू एंड इट वाज वेरी पैशनेट, क्योंकि टॉपिक मैम ने रिलेटेड ही लिया था. सो आई वाज पैशनेट अबाउट दैट थिंग, सो आई स्पोक पैशनेटली एंड विदाउट स्टटरिंग और एनीथिंग. सो मुझे लगा कि वो आई थिंक मेरा बहुत अच्छा पॉइंट पार्ट रहा डिबेट का. एंड एवरीथिंग एल्स वाज जनरल, लाइक व्हाई नाबार्ड एंड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछे गए, बट हाँ लेंथ अच्छी थी मेरे इंटरव्यू की. सो इट वाज वेरी गुड. वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि इंटरव्यूज में एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पे ना डिपेंड करें. लाइक मैं भी सोच रही थी कि मेरा ऐसे से जाएगा, बट वैसे से नहीं जाएगा, वैसे से नहीं गया. तो अगर आपको नहीं जा रहा तो वो अननेसेसरी टेंस आप क्रिएट कर सकता है उसी वक्त ऑन द स्पॉट ऑन द इंटरव्यू. सो बहुत ज्यादा वो ना फोकस करें कि मैं ऐसी हूँ तो मेरा ऐसा जाना चाहिए, मैं वैसी हूँ तो मेरा वैसा जाना चाहिए. वहां पे थोड़ा सा आपको रेडी रहना चाहिए कि जो भी आएगा आई एम रेडी टू हैंडल दैट. ओके, आप अपने क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करिए अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, बट स्टे रेडी फॉर एनीथिंग दैट कम्स योर वे. सो दैट वो आप में फियर नहीं डेवलप करेगा, उसकी वजह से आप वहाँ फियर नहीं डेवलप करेंगे. एंड स्टे वेरी 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 इजी ड्यूरिंग द इंटरव्यू. मतलब मैं काफी चिल थी क्योंकि मैं थोड़ा अलग हो गई थी लोगों से, मैं बातें करती, मैं सब अपने ब्रेन में थी. तो मैं इस वजह से ज्यादा टेंशन नहीं फील करी. हाँ, थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा स्टटरिंग करने लगी थी, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया था मुझसे. तो मैं सोच रही थी कि हाउ टू आंसर द सेम क्वेश्चन जो उसको मैंने अभी आंसर किया है 5 minutes पहले, उसको मैं एग्जैक्टली सेम वर्ड्स तो नहीं बना सकते. तो थोड़ा सा वहां पे मेरा फंबल होने लगा था, बट ऑल ओवर इट वाज गुड. इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस. राइट, आई थिंक इफ आई कैन रिकॉल, मुझे याद है कि शायद सिंस यू आर अ डिबेटर, मैंने भी आपको कुछ मॉक में यस डिबेट सर. करने को बोला था, शायद राम टेम्पल या यस सर. समथिंग रिलेटेड. ओके, यस सर, आपने दैट्स वो गुड, दैट्स गुड. टेम्पल वर्सेस हॉस्पिटल हाँ वाला आपने पूछा था. हाँ हाँ, राइट, गुड. सो सूर्यांशी, बहुत सारे इंसाइट्स दिए आपने. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प द 2024 कैंडिडेट्स. थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम. एंजॉय योर करियर इन NABARD and all the best from my side for your future endeavors. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to thank you again for all the personal guidance and personal mentorship that you have provided. And I hope कि बहुत सारे students आपके अंदर करें और clear. And just my best wishes to everyone. Thank you, Shuryanshi, for showing the respect and the gesture to me. Thank you. Take care, Shuryanshi. God bless you. Thank you, sir, so much.